दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस में हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायलॉग प्लस। डायलॉग प्लस के तहत हम अक्सर किसी न किसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे और जाहिर सी बात है ये शख्सियत किसी और फील्ड की नहीं होगी बल्कि फिल्म से जुड़ी हुई शख्सियत होगी। वो नामचीन कलाकार भी हो सकते हैं, नामचीन फिल्म पत्रकार भी हो सकते हैं, नामचीन लेखक भी हो सकते हैं, संगीतकार भी हो सकते हैं। तो आज की शख्सियत कौन है, इस पर से पर्दा बहुत जल्द उठने वाला है। आपकी मुलाकात उनसे होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस शख्सियत ने हाल में सिनेमा से जुड़ी हुई कई किताबें लिखी है और ख़ास तौर पर अमिताभ बच्चन पर उन्होंने 2 अहम पुस्तकें जारी की है Nautnal.com से। वो शख्सियत है अजय ब्रह्मात्म जी, जो कि करीब 2.5-3 दशक से मुंबई में रह करके मुख्य धारा की फिल्म पत्रकारिता कर रहे हैं। एक किताब है अमिताभ बच्चन हर पल रोशन और दूसरी किताब है अपने अपने अमिताभ। दोस्तों अमिताभ बच्चन पर लिखी हुई बहुत सारी किताबें बाजार में हैं। मैंने भी उनमें से कुछ किताबें पढ़ी है। मैं दावा नहीं करता कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, कुछ किताबें पढ़ी है, लेकिन जब मैंने इन दोनों किताबों को देखा पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद हिंदी में मौलिक किस्म की फिल्म पत्रकारिता से मेरा बिल्कुल साक्षात्कार हो रहा है और मैं अजय ब्रह्मात्म जी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हुआ। तो चलिए अजय जी से सीधा बातचीत करते हैं। अजय जी, पिक्चर प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते और धन्यवाद। सबसे पहले तो इस बात के लिए ही कि आपका ध्यान इन दोनों किताबों पर गया। ये दोनों किताबें नॉटनल से प्रकाशित हुई हैं, अमिताभ बच्चन हर पल रोशन और अपने अपने अमिताभ। अजय जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अमिताभ बच्चन पर एक साथ 2 बड़ी पुस्तकें जारी की हैं। मुझे ये किताबें पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा है। आप ये बताएं कि ये इस तरह की योजना कैसे साकार हुई? दरअसल मैं सोच रहा था कि अमिताभ बच्चन के 78वें जन्मदिन के मौके पर मैं उन्हें अपनी तरफ से किताबें भेंट करूं और इस योजना के तहत ही मैंने काम शुरू किया। फिर लगा कि नहीं, बहुत सारे लेख हैं मेरे पास, उनको संग्रहित करना, उनको छांटना, उनको एक क्रम देना, इसमें वक्त लगेगा। इसलिए फिर मैंने 2 किताबों की योजना कर दी। पहली किताब में सिर्फ मेरे लेख और इंटरव्यू हैं और दूसरी किताब में तमाम मित्रों के लिखे नए पुराने लेख हैं। इन दोनों किताबों को करने का अपना आनंद आया और मैंने ये किताब उन तक पहुंचा दी है, अमिताभ बच्चन तक। अगर कभी उन्हें फुर्सत मिली तो ज़रूर वे इसे देखेंगे। और दोनों किताबों की योजना करके मुझे एक खुशी महसूस हुई, एक आंतरिक खुशी कि मैंने एक तो अपने पाठकों के लिए उन सारे लेखों को उपलब्ध करवा दिया, दूसरे अमिताभ बच्चन के लिए एक मेरी तरफ से समर्पण है, एक भेंट है जो इस सदी के महान अभिनेता को दी गई है। और लोगों ने अप्रिसिएट किया है और लोग खरीद रहे हैं इस किताब को। जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने। अजय जी, आप ये बताएं कि अमिताभ बच्चन से आपकी कुल मिलाकर कितनी बार मुलाकातें हुई हैं? सिनेमा के पर्दे पर अभिनय करते हुए देखना किसी भी कलाकार को और उनसे साक्षात मिलना, उनसे बातचीत करना, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग अनुभव देता है। आप बताएं कि आपका दोनों ही स्तर पर किस प्रकार का अनुभव रहा? यह गिन पाना तो बड़ा मुश्किल होगा कि अमिताभ बच्चन से कितनी बार मेरी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन फिल्म पत्रकारिता में एक्टिव होने के पहले मैं एक बार अपने मित्र सुमंत मिश्र के साथ उनसे मिलने के लिए गया था। वो मेरी पहली मुलाकात थी।
उसके बाद उन्हीं के साथ एक इंटरव्यू के लिए गया था, फिर बाद में स्वतंत्र रूप से अपने एक इंटरव्यू के लिए गया था। ये सारी बातें फिल्म पत्रकारिता में सक्रिय होने के पहले की हैं। अमिताभ बच्चन के साथ हम लोग बड़े हुए हैं, उनकी फिल्में देख कर बड़े हुए हैं, तो एक आकर्षण तो उनके व्यक्तित्व को लेकर रहा है, उनके अभिनेता को लेकर मेरे मन में ज़रूर सवाल रहे हैं, जो सवाल जब तक मेरे उनसे हुई मुलाकातों में निकल के चले आते हैं। मैंने हमेशा ये पाने की कोशिश की, खोजने की कोशिश की कि अमिताभ क्या सोचते हैं। अमिताभ के व्यक्तित्व और अमिताभ के जो अभिनेता व्यक्तित्व है, सार्वजनिक व्यक्तित्व है, दोनों में अंतर कर पाना हम सभी के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। उनके परिवार के लोग इस फर्क को समझ पाते होंगे, लेकिन उनके करीबी भी शायद ही पकड़ पाते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन हमेशा एक्टिंग मोड में रहते हैं और घर में जाने के बाद भी आधे घंटे तक उन पर स्क्रीन के अमिताभ बच्चन सवार रहते हैं, उसके बाद ही वे नॉर्मल होते हैं। हाँ, लेकिन बातचीत में कई बार मैंने महसूस किया कि जब एक तार मिल जाता है, एक खास रिदम में सवाल करने वाले और जवाब देने वाले, मतलब अमिताभ बच्चन और हम आ जाते हैं, तब फिर उनकी आवाज़ भी नॉर्मल हो जाती है, उनका अंदाज भी नॉर्मल हो जाता है और कहीं कहीं वे चुहलबाजी करते हुए भी नज़र आते हैं। वे व्यक्ति अमिताभ के तौर पर दिखते हैं। अजय जी, मैं आपकी पुस्तक, जो इंटरव्यू वाली पुस्तक है, ख़ास तौर पर अमिताभ बच्चन हर पल रोशन, उसके सारे इंटरव्यू में पढ़ रहा था, तो मैंने एक चीज़ को नोटिस किया कि अमिताभ बच्चन जब अपनी फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप उनसे सवाल करते हैं उनकी फिल्मों के बारे में, उनके बारे में, तो वो छोटा जवाब दे जाते हैं। लेकिन जब आप उनके पिताजी के बारे में सवाल करते हैं या साहित्य से जुड़ी हुई बातचीत करते हैं, तो फिर वो अपने आप को ज़्यादा खोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही अभिव्यक्त करते हैं। क्या आपने ऐसा महसूस किया है और इसकी क्या वजह लगती है आपको? उनके पिता के बारे में उनसे ही बातचीत तो एक दुर्लभ परिघटना है। और हरिवंश राय बच्चन जी का जन्मदिन आने वाला था और मैंने सोचा कि क्यों ना अमिताभ बच्चन से उनके पिता पर बात की जाए, क्योंकि हम जानते हैं, सबने पढ़ा भी है कि हर मौके पर वे अपने पिताजी की कविताएं, उनका गद्य कोट किया करते हैं, उसके उदाहरण दिया करते हैं। तो मैंने उनसे ये आग्रह भेजा उनके पास कि भाई मुझे बात करनी है ये। तो पहले तो उनका जवाब आया जैसा आमतौर पर आता है कि आप अपने सवाल लिखकर भेज दें, मैं मौका देख लेता हूँ, फिर मैं बात करूँगा या बताऊँगा आपको। पहले योजना ये थी कि वे लिख कर जवाब दे देंगे, लेकिन जब मैंने सवाल भेजे तो पता चला कि बच्चन जी खुद मिलना चाहते हैं और मिलकर वे बातें करेंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और जो पता मुझे दिया गया वो भी बहुत अलग सा था, क्योंकि इन दिनों वे ज़्यादातर बातें अपने दफ्तर में करते हैं, जनक में। और इस बातचीत के लिए उन्होंने अपनी पुरानी रिहाइश जो थी, जिस बंगले में भी रहते थे, प्रतीक्षा जुहू में है, वहाँ बुलाया उन्होंने और मैं ठीक समय पर पहुँचा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वे समय के पाबंद हैं। पहुँचने पर हमारी बातचीत उनके जो अंगनाई का इलाका है, जो सामने लॉन है, बरामदे में बैठकर हुई। और उस दिन अमिताभ बच्चन बिल्कुल कह लें कि उनका स्टारडम उन पर नहीं था। वे पुत्र अमिताभ बच्चन के तौर पर मुझसे पेश आ रहे थे और अपने पिता के काम की जितनी भी तारीफ हो सकती है, जितनी भी बातें हो सकती हैं, उसके बारे में बता रहे थे। पिताजी के बारे में बातें करते हुए, खास करके जिनको वे बाबूजी कहा करते थे, बाबूजी के बारे में बात करते हुए वे बिल्कुल ही तरल हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। और ऐसा मैंने महसूस किया। उस बातचीत में भी आप देखेंगे वो बहुत लंबी बातचीत है जो 2 किस्तों में छपी थी। और उस बातचीत को खुद अमिताभ बच्चन ने भी इतना पसंद किया था कि उन्होंने अपने ब्लॉग पर उसको डाला और
अपने ट्विटर पे उसको शेयर किया और उनके पाठकों ने पढ़ा, क्योंकि मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे ब्लॉग पर चवन्नी चैप पर जब अचानक से बहुत सारे पाठक आने लगे तो मैं चौंका कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक चमत्कार की तरह। जब मैं उसके सोर्स में गया पता करने के लिए तो मालूम हुआ कि अमिताभ बच्चन के साइड से लोग आ रहे हैं मेरे यहाँ उस इंटरव्यू को पढ़ने के लिए मूल रूप में। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि साहित्य तो नहीं कहूँगा, अपने पिता के बारे में बातें करते हुए वे बहुत खुलते हैं और बहुत विस्तार से बातें करते हैं, क्योंकि उस दिन भी जब वे बातचीत ख़त्म हो गई तो उन्होंने उस कक्ष को भी दिखाया जिसमें रहते थे बच्चन जी और अंतिम सांसें ली थी, और उन्होंने वह पत्थर भी दिखाया जिससे भारी सा पत्थर जिसे दिल्ली के दिनों में बच्चन जी थोड़ा थोड़ा खिसका कर अपने बंगले तक ले आए थे, सोपान तक। अब वो पत्थर प्रतीक्षा में रखा हुआ है, ठीक दरवाजे के अंदर, मेन गेट के अंदर जाने पर सबसे पहले वही पत्थर दिखता है। और बच्चन जी से जुड़ी हुई, सीनियर बच्चन जी से जुड़ी हुई तमाम बातें उन्होंने शेयर की, उनकी कविताओं के शेयर किया, और साथ में ये भी बताया कि वे उनकी योजना है ताकि पिताजी की स्मृति को जीवित रखा जा सके। ये बहुत ही अच्छा लगा जान करके कि अमिताभ बच्चन अपने पिता की जुड़ी हुई यादों को, उस धरोहर को बहुत ही संजो कर, सहेज कर रख रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। और जैसा कि उन्होंने बातचीत में बताया, मैंने पढ़ा था इस इंटरव्यूज़ वाली किताब में कि वो कोई संस्था भी बनाना चाहते थे नई प्रतिभा की मदद के लिए। लेकिन अमिताभ बच्चन की पहचान सिनेमा जगत में है, और सिनेमा जगत की जो नई प्रतिभा है, जो नए लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, वो लोग भी चाहते हैं अमिताभ से काफ़ी मदद की अपेक्षा रखते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अमिताभ बच्चन को अपनी फील्ड में भी जो ज़रूरतमंद जो नए कलाकार हैं, प्रतिभाशाली कलाकार हैं, उसकी तरफ भी उनकी सक्रियता बढ़नी चाहिए? दरअसल लोकप्रिय अभिनेता से हम लोग बहुत सारी उम्मीदें रख लेते हैं कि वे अपना काम करते हुए ये भी करें, वो भी करें, प्रोत्साहन दें, नए प्रतिभाओं को मौका दें और बहुत सारी चीज़ें करें, प्रतिक्रियाएं दें। कोई देश में घटना घट रही है तो उस पर कुछ बोलें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए और इतना दबाव डाला जाना चाहिए। अगर एक बहुत अच्छा सर्जन है, एक बहुत अच्छा इंजीनियर है, तो क्या हम ये उम्मीद करेंगे कि वह खुद एक अस्पताल खोल ले, वह खुद एक बिल्डिंग का निर्माण करे? नहीं, उसकी कला, उसकी पारंगतता जिस चीज़ में है उसमें वो कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है और कैसे लोगों की मदद कर पा रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़रूरी है कि अमिताभ बच्चन कुछ इस तरह की पहल करें। हाँ, अगर वे बिजनेस माइंडेड होते, और जो कि हैं वैसे वो, लेकिन इंस्टीट्यूशन की तरफ उनका ध्यान नहीं है। वे इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि दस्तावेजीकरण होना चाहिए, और वे अकेले शख्स हैं पूरे फिल्म इंडस्ट्री में जो खुद का दस्तावेजीकरण करते हैं। उनके साथ हमेशा एक वीडियो कैमरामैन रहता है और एक वीडियोग्राफर उनके साथ घूमता है, और उनकी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं। हम भी जब बात करने जाते हैं उनसे तो वे उन बातों को रिकॉर्ड करवाते हैं और उसके अपने पास रखते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास एक अच्छा खासा संग्रहालय है जो उनकी अपनी बातों के लिए है। और जैसा कि मुझे पता है कि उन्होंने अपने सारे इंटरव्यूज और सारे लेख जमा करके रखे हैं। उन्होंने अपनी सारी फिल्मों के ओरिजिनल प्रिंट भी जमा किए हुए हैं, जिसमें से कुछ फिल्में अभी तक उनको नहीं मिल पाई हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा संग्रह वे छोड़ जाएंगे हम सभी के लिए, और वो भविष्य के विद्यार्थियों के लिए, सिने प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी थाती होगी। हालांकि ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए और समाज की होनी चाहिए कि उनकी विरासत को संभाल कर रखे। एक अहम सवाल मेरे मन में ये आ रहा है अजय जी, कि आपने जिस मेहनत और शिद्दत के साथ अमिताभ बच्चन पर ये किताबें तैयार की हैं, और आपके इंटरव्यूज़ जो अमिताभ बच्चन के साथ किए हुए हैं वो सभी एकत्रित हुए हैं। ये किताब जब आपने उन तक पहुंचाई
तो वहां से किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपको मिली? क्या अमिताभ बच्चन ने आपकी पुस्तकों को पढ़ा अभी तक, या वहां से किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी मिली जिसे आप शेयर करना चाहते हो? अमिताभ बच्चन हर पल रोशन प्रकाशित होने के बाद मैंने उनसे उनका मेल आईडी लिया था। ये ई बुक है और मेल के जरिए ही जाता है, और उन्होंने मुझे भेज दिया था और मैंने यह किताब उनके पास भेज दी थी। अब ये उनके कर्मचारियों पर निर्भर करता है कि उन्होंने वह किताब डाउनलोड की या नहीं की, उन तक पहुंची या नहीं पहुंची। अभी तक उनकी मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन जितना स्नेह वे रखते हैं मुझ पर और मेरे काम पर नज़र रखते हुए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने मेरे इंटरव्यू को कोट किया था अपने ब्लॉग पर और ट्विटर पे, तो मुझे उम्मीद है कि उन तक अगर पहुंच जाएगी तो वे ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। और दूसरी बात है कि यह अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए कि हमारा काम है कि हम उनके बारे में काम करते जाएं, उनके बारे में लिखते पढ़ते जाएं। ज़रूरी नहीं है कि जो करता है, जो सब्जेक्ट है, वो उन चीज़ों पर गौर करे ही। कर ले तो अच्छी बात है, ना करे तो भी यह उसका दायित्व नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों मेरे एक मित्र जब उनके पास उन्होंने एक किताब भेजी तो वह किताब उनके दफ्तर में रिसीव नहीं हुई, वो वापस उनके पास चली गई। तो वे बहुत नाराज़ हुए इस बात से कि ऐसा क्या है कि वे किताब तक स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये दफ्तर का अपना दस्तूर होगा, जो भी तरीका होगा उनके किताबों को और चीज़ों को पार्सल जमा करने या लेने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई अधिकार हमारा हो जाता है कि हम जो भी उनके बारे में लिखें, बोलें, करें, उस पर उनका ध्यान जाए या उस पर वे गौर करें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मर्जी उनकी। हमारा काम है कि हम उनके बारे में लिखना पढ़ना जारी रखें, उनका मूल्यांकन करते रहें, और इन पुस्तकों में यही कोशिश की गई है। और मैं तो दावा करता हूं कि अमिताभ बच्चन पर जब 80 साल होगा और उन पर किताबों की योजना बनेगी, लोग पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो मेरी ये दोनों किताबें उनके काम आएंगी। आपके द्वारा जो दूसरी पुस्तक है अपने अपने अमिताभ, और इस किताब में मैं दर्शकों के लिए खासतौर पर बता दूं कि इस किताब में अमिताभ बच्चन पर बहुत सारे समीक्षकों की राय और टिप्पणियां और लेख शामिल हैं। इसमें फिल्म निर्देशक भी हैं और दूसरे कलाकार भी हैं समीक्षकों के अलावा। तो अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप अमिताभ की फिल्मों और अमिताभ के उस दौर से भी अपने आप को आगे बढ़ाया है, तो आप ये बताएं कि अमिताभ बच्चन जब पिक टाइम पर थे तो कहा जाता है कि उस वक्त के जो युवा लोग थे उनके दिलो दिमाग पर अमिताभ बच्चन बिल्कुल ही छाए हुए थे। तो इस लिहाज से ज़रा आप बताएं कि आपकी युवा अवस्था किस प्रकार से अमिताभ की आभा से आच्छादित थी, आप पर कितना प्रभाव था? आपकी राय बिल्कुल सही है कि अपने अपने अमिताभ में अमिताभ बच्चन के विभिन्न आयामों को छूने की, पकड़ने की कोशिश की गई है। हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से लिखा है। उसमें संजय मासूम का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा है, धीरेन्द्र अस्थाना का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा है, आपने जो लिखा वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ फिल्म के लेखकों ने, निर्देशकों ने भी उन पर टिप्पणियाँ दी हैं। कुछ युवा साथियों ने बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। उसमें गौरव सोलंकी का लेख उनका मूल्यांकन करता है। यशवंत व्यास का एक लंबा प्रसंग है उसमें और लंबा लेख दिया है उन्होंने अपनी किताब से, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अमिताभ बच्चन को समझने के लिए बहुत ही अच्छी किताब हो सकती है, एक कुंजी हो सकती है। रही बात मेरे ऊपर उनके प्रभाव की, तो ज़रूर हम सबकी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी जो थी वो अमिताभ बच्चन से प्रभावित रही है, और सिनेमा का जो हमारा लोकप्रिय ज्ञान था वह ऐसी फिल्मों से हुआ है और वे हमें मुग्ध करते रहे हैं। अब भले ही उन फिल्मों को देखते हुए या कभी दोबारा दिख जाती हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, यह काम बहुत उच्च कोटि का नहीं है। उनकी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो बहुत ही साधारण हैं, लेकिन उन्होंने प्रभावित जरूर किया है। वैचारिक तौर पर या दार्शनिक तौर पर कभी प्रभावित नहीं किया। मनोरंजन के हिसाब से उन्होंने जरूर प्रभावित किया, दार्शनिक स्तर पर उन्होंने नहीं किया। उनके जवाब में, उनके काम में, उनकी बातचीत में
दर्शन थोड़ा कम आता है, बाकी फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो मुझ पर ऐसा कोई व्यक्तिगत प्रभाव उनका नहीं दिखता है। हाँ, उनके आचरण का, उनकी विनम्रता का और उनके व्यवहार का मैं मुरीद हूँ। और कई बार मुझे लगता है कि क्या इतना विनम्र होना भी स्वाभाविक है, जिस तरीके से वे पेश आते हैं। मैंने कई बार उनसे कहा कि सर आप मुझे जी मत लगाया करें, लेकिन कभी भी वे अजय कह के नहीं बुलाते हैं, हमेशा मेरे नाम के आगे वे जी लगाते हैं। इस बात से मुझे बहुत संकोच होता है, लेकिन यही उनकी अपनी धारणा है और ऐसे ही वे व्यवहार करते हैं। अमिताभ बच्चन की जितनी प्रशंसा की जाती है, उन पर आलोचना के तीर भी उतने ही छोड़े जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह के सवाल उठाते हैं और एक सवाल यह भी रहा है कि अमिताभ बच्चन जिस वक्त पीक टाइम में थे अपने, उसी वक्त कला फिल्म आंदोलन भी चल रहा था और ये कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के चलते कला फिल्म आंदोलन काफी प्रभावित हुआ। लेकिन मेरे मन में एक अलग सवाल है, एक अलग जिज्ञासा है, वो ये कि इसका दोष अमिताभ बच्चन पर क्यों देना चाहिए। किसी भी कलाकार को जब मौका मिलता है तो वो अपना उम्दा प्रदर्शन दिखाना चाहता है और यही अमिताभ बच्चन ने किया था। उन्होंने अपना उम्दा प्रदर्शन दिखाया था। जो भी किरदार मिले, जैसी भी फिल्में मिली, उसका जो बेस्ट हो सकता था उन्होंने किया। तो ये सवाल अमिताभ बच्चन पर क्यों, जबकि अमिताभ अपनी तमाम एक्शन वाली फिल्मों के अलावा भी ऋषिदा की कई अहम सामाजिक और पारिवारिक फिल्मों में काम कर चुके थे। तो ये सवाल अमिताभ बच्चन पर क्यों, ये कितना वाजिब लगता है आपको? अगर आप संजय मासूम के इंटरव्यू को गौर से पढ़ें अपने अपने अमिताभ में, तो वहाँ साफ पता चलता है कि अमिताभ बच्चन कला फिल्मों को लेकर क्या राय रखते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी फिल्में नहीं चलती हैं और ऐसी फिल्मों की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिल्में मनोरंजन के लिए है। थका हारा दर्शक जब फिल्म देखने चाहता है तो वह मनोरंजन देखना चाहता है। तो उनकी व्यक्तिगत रुचि तो कभी नहीं रही है। हाँ, मिडिल ऑफ द सिनेमा या ऋषिदा की फिल्मों में उनको हम देख सकते हैं, वे अलग ढंग से नज़र आते हैं, लेकिन वह भी सिनेमा है। उसको भी हम सार्थक या कह लें कि बहुत ही वास्तविक या सोद्देश्य सिनेमा के तौर पर नहीं देख सकते। तो उनकी रुचि में ऐसा नहीं रहा है। हाँ, सामाजिक फिल्मों की तरफ उनका झुकाव नहीं रहा है और कभी इसीलिए उन्होंने ऐसे फिल्मकारों के साथ काम नहीं किया। बहुत बाद में गोविंद निहलानी के साथ एक फिल्म उन्होंने ज़रूर की थी, देव, लेकिन उस फिल्म में भी हम देख सकते हैं कि किस अमिताभ बच्चन को रखा गया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कला फिल्मों की शुरुआत जहाँ से होती है, भुवन शोम से, भुवन शोम में उनकी आवाज़ आती है। उसमें वॉइस ओवर का काम अमिताभ बच्चन ने ही किया था और ऐसी अन्य दूसरी फिल्में भी हैं जहाँ उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो उनका कंट्रीब्यूशन तो अलग से रहा है। तो मैं तो अपेक्षा नहीं करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वे कला फिल्मों पर ध्यान दें, और मैं ऐसा नहीं मानता कि उनकी वजह से कला फिल्मों का नुकसान हुआ। कला फिल्मों का नुकसान अपने आत्मघाती प्रवृत्ति से हुआ और उन्होंने जिस तरीके से दर्शकों का ख्याल नहीं किया और उसे वितरित करने की कोशिश नहीं की, लोगों तक पहुंचाने की ज़्यादा बड़ी कोशिश नहीं की, उसकी वजह से कला आंदोलन विफल हो गया। कला आंदोलन के विफल होने के बहुत सारे दूसरे कारण भी हैं, जो उसके सामाजिक राजनीतिक कारण हैं, उसके आर्थिक कारण भी हैं, उन पर कभी अलग से हम बात करते हैं। चलिए जरा अब आपकी रुचि की बात कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन की कौन सी ऐसी 5 फिल्में हैं जो आपको बहुत ही पसंद आती है, आपके दिलों को छूती है? उनकी 5 फिल्मों को चुन पाना थोड़ा मुश्किल काम होगा, फिर भी नाम लेने के लिए हम लोग बता सकते हैं या मैं शेयर कर सकता हूँ। एक तो 7 हिंदुस्तानी, दूसरी जंजीर, तीसरी श्रेणी में मैं ऋषिदा के साथ की गई उनकी सारी फिल्में रखूंगा एक साथ।
चौथी ब्लैक रखूँगा और पांचवी अभी आनी है। मैं इंतज़ार करूँगा कि और बेहतरीन फिल्में वे दें। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन आने वाले सालों में 80 के दौर वाली फिल्मों को लेकर याद किए जाएंगे या फिर साल 2000 के बाद की जो उनकी फिल्में हैं उनको लेकर याद किए जाएंगे? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन अपने कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों के साथ साथ उन फिल्मों के लिए याद किए जाएंगे जिनमें ऋषि दा के साथ उन्होंने काम किया है, या अभी जैसा कि आपने खुद ही कहा कि 21वीं सदी में जिन फिल्मों में वे काम कर रहे हैं अपने बुजुर्गियत के दिनों में, इन फिल्मों में उनके किरदार बिल्कुल अलग अलग किस्म के हैं। पा जैसा किरदार कौन निभा सकता है। ब्लैक उनकी ऐसी ही महत्वपूर्ण फिल्म है। पिंक में उनका बहुत ज़ोरदार काम था। तो लगातार वे प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग से नहीं हिचक रहे हैं, और निर्देशक भी उनके साथ प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी फिल्मों को याद किया जाएगा, लेकिन अपने स्टारडम के दिनों में और सुपर स्टारडम के दिनों में उन्होंने बहुत सारी बेमतलब की फिल्में की हैं और निरर्थक फिल्में की हैं। उन फिल्मों को शायद ही कभी याद किया जाए। हाँ, मनमोहन देसाई के साथ की गई हमारा अकबर एंथोनी हमेशा याद की जाएगी। प्रकाश मेहरा के साथ की गई जंजीर याद रहेगी, और ऐसी कुछ और फिल्में हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा याद या रेखांकन उनका होगा, या कभी रेट्रो किया गया या किया जाएगा तो उसमें ऋषि दा के साथ की गई उनकी फिल्में होंगी और अभी की गई उनकी फिल्में होंगी, और कुछ कल्ट और आइकॉनिक फिल्में होंगी जिसमें जंजीर, शोले और नमक हराम इस तरह की फिल्में शामिल हो सकती हैं। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं आपसे कि अमिताभ बच्चन में कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत ही सकारात्मक लगती है, जिससे लोगों को शिक्षा मिलती है, और उन नकारात्मक बातों का भी जिक्र कीजिए जिसको लेकर के आप अमिताभ बच्चन को नसीहत देना चाहेंगे, बल्कि सलाह देना चाहेंगे। ऐसी क्या बातें हैं? अमिताभ बच्चन में सकारात्मक और नकारात्मक बातें खोज पाना और या उसके बारे में बातें कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। मुझे ज़्यादातर उनकी बातें पॉजिटिव किस्म की लगती हैं, और नेगेटिव बातें अगर कही जाएं तो जो नकारात्मक उनका व्यक्तित्व निकल के आता है, जैसा कि उनके किस्से हैं मशहूर कि उन्होंने राजनीति की, वहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकारों को टिकने नहीं दिया, जाने दिया। इनके बारे में तहकीकात होनी चाहिए और इनके बारे में खुलकर उनसे बातचीत होनी चाहिए कि क्या कभी उनकी तरफ से ऐसी कोशिश हुई, या जिनको जानकारी हो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कि उन्होंने ऐसी कोई राजनीति की है तो वह सामने आए, या उनकी एक नकारात्मक छवि है फिल्म इंडस्ट्री में भी है और फिल्म के बाहर भी है। लेकिन इसके बारे में व्यक्तिगत राय मेरी कुछ भी नहीं है। हाँ, सकारात्मक बातों में उनका अनुशासन, समय की पाबंदी और काम करने की लगन। आप देखें कि 78 की उम्र में भी वे बेहद सक्रिय कलाकार हैं। हाँ, एक नकारात्मक बात हो सकती है कि जिस तरीके से वे विभिन्न कंज्यूमर प्रोडक्ट के विज्ञापन में दिखाई पड़ते हैं, उसमें उनको थोड़ा संयम बरतना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस दिशा में। मैं दर्शकों को खास तौर पर एक बात और कहना चाहता हूं कि 10 किताबें पढ़ करके 11वीं किताब लिख देना बहुत आसान है, लेकिन मौलिक पुस्तक लिख पाना, मौलिक रचनाओं को सामने रखना बहुत मुश्किल होता है। मैंने इन दोनों ही किताबों को जब देखा पलटा तो मुझे हिंदी फिल्म पत्रकारिता में एक मौलिकता की खुशबू नजर आई, महसूस हुई। बल्कि अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने पूरे धैर्य के साथ इस पूरे इंटरव्यू को देखा और बहुत सारी नई बातें इससे निकल कर सामने आई, जैसा कि आपने भी सुना होगा इसमें। और मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि आपने इस प्लेटफॉर्म को देखा है तो आप अपनी राय हमें ज़रूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। हमारा ईमेल आईडी भी है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे ईमेल आईडी भी मिलेगा, आपको फ़ोन नंबर भी मिलेगा, व्हाट्सएप संदेश भी दे सकते हैं। और एक और अपील आप सबसे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक लोगों तक
पहुंचाने की कृपा जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।